ओ, 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 शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें। और एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है आज के इस बहुत सारे इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल सेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमें समझना है वो पतंजलि योग सूत्रास। सूत्र नंबर कहाँ से हम शुरू करेंगे? दैट इज 1.141 यानी कि पहला प्रथम पार्ट जो है, पहला चैप्टर का 41 से लेके 51। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये एक एक सूत्र इतना गहरा है कि एक डेढ़ घंटा तो बिल्कुल एक सूत्र के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये 10 सूत्र अगर लेने हो तो कम से कम मिनिमम 10 से 1 से 1.5 घंटा एक सूत्र पे हम देंगे, तो जाकर मुझे लगता है उसकी थोड़ी बहुत संकल्पना हम समझ पाएंगे। इतना गहरा अर्थ है इस हर एक एक सूत्र में। मतलब आगे जाकर तो वो आप पीएचडी भी करना तो एक सूत्र के कुछ एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छे से आप रिसर्च कर सकते हैं। इतनी गहराई है हर एक सूत्र की, और यही महानता है, यही एक कहते हैं ना कि बड़ा कार्य है जो हमारे ऋषि मुनियों के हाथों हुआ है। इतना सारा वो जो ज्ञान देकर गए हैं, बस इतना ही है कि हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं, और कितना उस तरह से अपने जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं, है ना। फिर भी समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, हम कोशिश करेंगे कि कम समय में इन 10 सूत्रों का जो सार है, ओवरऑल आउटलुक है, ये हम समझ पाए। ठीक है। अच्छा, और आपको अभी तक तो हमने इतना पढ़ा ही है कि टोटल पतंजलि योग सूत्र के कितने चैप्टर्स हैं, कितने पाद हैं? जल्दी जल्दी, फटाफट। 10 10 चैप्टर है। नहीं, सर, क्विकली। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे फिर से। कोई बात नहीं, अभी इसलिए तो मैं कहा अभी है, पढ़ाई करना है। ओके श्रुति जी, जल्दी जल्दी। मंदाकिनी जी, क्विकली। ये ऐसे वाले क्वेश्चन है कि क्विकली रिप्लाई करना है, जो है सही गलत, डोंट वरी। अरे श्रुति जी जल्दी। मंदाकिनी जी, माधुरी जी। अरे ऐसे तो 1 घंटा इसमें ही चला जाएगा। अरे यार, जो याद है ना वो बोलिए। अच्छा म्यूट कर, हेलो म्यूट कर दीजिए, बाकी जो भी अनम्यूट है ना, साइली जी आप शायद साइली जी। अनम्यूट है। हाँ। हाँ म्यूट कर दीजिए, यस। सो टोटल अगर हम पतंजलि योग सूत्र देखें तो 4 पाद है, 4 चैप्टर्स है। कितने? 4, है ना। और चारों चैप्टर्स के नाम क्या है, अभी आपको वो पता है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? समाधि पाठ। समाधि पाद, वेरी गुड। दूसरा क्या है? साधन पाठ। साधन साधन पाद, पाठ। वेरी गुड, क्या बात है। अब थोड़ा सा मेरा एनर्जी अभी बढ़ रहा है। यस, और तीसरा क्या है? फिर मुझे आप नर्वस कर रहे हैं, मुझे पूरा लेक्चर ले। तीसरा क्या है? सही कह रहे थे, फोन रखते जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पतंजलि हमारे ऋषि नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है, बेचारे हजारों साल पहले बता के गए, देखो। विभूति। विभूति, वेरी गुड। विभूति पाठ। चौथा? कैवल्य। चौथा? कैवल्य। है ना। कैवल्य, चलो भाई, हाँ। कैवल्य तक पहुंच गए। प्राप्ति जब होगी तब होगी, लेकिन अभी कैवल्य तक हम पहुंच गए। तो पातंजलि योग सूत्र के 4 पाठ है, 4 चैप्टर से, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। समाधि पाठ के कितने सूत्र हैं? आप बोलोगे सर फिफ्टी एग्जाम तो सिक्स अभी बाकी है दिन। 56। हाँ, 51। साधन पाठ के कितने हैं?
है ना? वो काउंट करें टोटल कितने हो तो पता है ना, टोटल कितने हैं चारों चैप्टर्स 190, के मिलाकर? 196, हाँ 196। 195 और 196, ऐसे हम हमेशा कह सकते डिपेंड, क्योंकि वो दोनों भी एक सूत्र को अलग तरीके से गिना जाता है, तो 96 या तो 95 दोनों सही रिप्लाई है। तो पहला है 51, दूसरा है 55, तीसरा है 56, तीसरा चौथा है 34। राइट, ये सब मिलाकर कितने हो गए? 195, 96 सूत्रास हो गए। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? तो जो प्रथम चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर समाधि पाद की हम आज बात करने वाले हैं, राइट, जिसमें कितने सूत्र से 51। इसी का 41 से 51 तक समझना है आज हमें, बराबर, क्लियर? अच्छा 41 से समझना है, मतलब हम ये जो मूवी है हम उसका रोमांचक वाला आखिरी वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पता है आपको वो मूवी का? स्टार्टिंग, इंटरवल, नहीं तो डायरेक्ट एंड कैसे देखेंगे हम? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका एंडिंग समझने जा रहे हैं हम 41 से 51। तो 1 से लेके 40 तक क्या मुख्य रूप से हमने सीखा, ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, पहले समाधि पाद का पहले चैप्टर का पहला सूत्र कौन सा है? चित्तवृत्ति निरोध। वो दूसरा है। सही। पहला कौन सा है? अर्थ योगानुशासन। अर्थ योगानुशासनम, है ना, जो अभी पालन करना है, 11 बजे कनेक्ट करना है। तो 11:10 हो गया तो चित्त ये हुआ अनुशासन कहीं रह गया। तो यही धीरे धीरे से अनुशासन हमें छोटे छोटे अनुशासन लाने हैं। तो क्या हो गया? अर्थ योगानुशासनम। तो उसका अर्थ क्या है? अब से योग का हमारे जीवन के हर भाग में अनुशासन, बोलने में अनुशासन, सोचने में अनुशासन, खाने पीने में अनुशासन, जीवन में अनुशासन, हर जगह अनुशासनहीनता ही हमारे जीवन की समस्या है। अनुशासित जीवन है तो समस्या नहीं है। अनुशासन और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ये दोनों अलग है, ये हमने सब समझा है ना? ये तो मैं जस्ट आपको खाली ब्रीफ करूं, क्योंकि ये जो 3 स्टार्टिंग के सूत्र है ना, इसमें पूरा सार आ जाता है। तो हमने ये देखा कि योग क्या है? एक अनुशासन है जिसको वो अनुकरणीय है, अनुभव करने का शास्त्र है। सिर्फ हमें बोलना सुनना ऐसा तो नहीं है। तो अब ये अनुभव करने का जो शास्त्र है, इसको उन्होंने सेकंड सूत्र में बताया। तो प्रथम चैप्टर का समाधि पाद का दूसरा सूत्र कौन सा है? अभिजीत जी स्वागत है आपका भी। हम वेट कर रहे थे सभी का, क्योंकि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम चाह रहे थे कि आप सब अटेंड करें। अभिजीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस अभिजीत जी, आर यू देयर? आज सबसे बात करनी है और सबको बात करनी है, भले आप 5-10 मिनट ले लें। ओके, सो दूसरा सूत्र कौन सा है? योग चित्तवृत्ति योग निरोधा। वेरी गुड। तो पहला हमने ये समझा कि योग एक अनुशासन है, जो सिर्फ बोलने का शास्त्र नहीं है, अनुभव करने का शास्त्र है, अनुकरणीय भी है और एक अनुशासित जीवन है। अब उससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जिसका अनुशासन करना है वो योग क्या है? तो उन्होंने सेकंड सूत्र में बताया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि योग, राइट। तब वृत्तियां कितनी हैं? 5। 5 वृत्तियां, अच्छा ठीक है। अब हम डिटेल नहीं जाते कौन से 5 है। अच्छा, उनकी क्वालिटी क्या है वृत्तियों की? क्लेश है अक्लेश। ना? हाँ, कुछ हद तक 90% अचीव कर लिया स्वाति जी आपने, 10% थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी कि वृत्तियां हमारे अंदर के एफिलिकेशंस है, जो अगर हम उसको उस पे जैसे कि निरोध, यानी कि अगर हम नियंत्रण मन पे लाते हैं तो वो हमारे लिए अक्लिष्ट है। अगर वो नियंत्रित मन नहीं है तो हमारे लिए अक्लिष्ट है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहां तक हमने समझा, राइट? अब वो कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यानी योग। तो उसके बाद जो प्रश्न उत्पन्न क्या होता है कि चलो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, तो फायदा क्या है? क्या होगा फायदा? वो तीसरे सूत्र में दिया है। तो तीसरा सूत्र कौन सा है? तदा दृष्टु
हाँ, स्वरूपे तदा वस्थानम। दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदा का मतलब है जो पहले का सूत्र हमने आत्मसात करने के बाद, तदा का अर्थ क्या है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हमने कर लिया, उसके बाद, तदा यानी उसके बाद क्या होगा, दृष्टु यानी कि जो सिर यानी कि अपने मूल स्वरूप में अवस्थित होता है। तो मूल स्वरूप यानी क्या है, इंसान का मूल स्वरूप जो वो बहुत प्योर है। आपने पुरुष प्रकृति अगर पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो प्योर कॉन्शियसनेस इज पुरुष, वो हमारा स्वरूप है, जहां पे किसी प्रकार की समस्या एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, उस स्वरूप में अवस्थित हो जाना, एंड दैट इज द मेन कोर ऑफ योग। यहां तक ध्यान में आया। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि माइंड बिकम्स, यानी कि जो डिस्टर्ब होता है वो डिस्टर्बेंस से बाहर आना। तो हमने इन सारे यानी कि 40 सूत्रों तक क्या क्या समझा, वाई द माइंड बिकम्स डिस्टर्ब, क्यों मन विचलित होता है, हाउ थॉट्स क्रिएट सफरिंग, कैसे ये विचारों से हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और फिर अभ्यास वैराग्य हमने समझा कैसे अभ्यास करना है और धीरे धीरे से अपने मन की शुद्धि तक खुद को लेके जाना है, एंड हाउ मेडिटेशन ग्रेजुअली लीड्स फॉरवर्ड टू इनर स्टिलनेस। इनर स्टिलनेस यानी कि वही चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो ये पूरा सफर के बारे में ये पूरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। अगर आप ये पहले सूत्र से पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से, इतना इंटरेस्टिंग है वो, एक चैप्टर में ही वो पूरा जो है 51 सूत्र सारा लाइफ का स्पष्टीकरण जैसे क्या आ जाता है। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि ये 40वें सूत्र तक आपने ये सारी बातें समझने के बाद जर्नी होती है शुरू 41 से 51 की, जहां पे हम आज क्या समझने वाले हैं, विल अंडरस्टैंड हायर स्टेजेस ऑफ साधना। इस योग साधना की हायर स्टेजेस जिसे हम समाधि कहते हैं, या उसकी विवरण की बारे आज हम समझेंगे। ये सूत्र में जो पूरे 10 सूत्र है इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द माइंड बिकम्स प्यूरिफाइड। माइंड को हमने एक सूक्ष्म स्तर तक लाने के बाद क्या होता है, हाउ अवेयरनेस बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, कैसे हमारा अवेयरनेस क्रिस्टल क्लियर होता है, एंड हाउ मेडिटेशन डिपेंड्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग। ऑर्डिनरी थिंकिंग के बियॉन्ड क्या है, कैसे है, एंड हाउ अ सीकर फाइनली, जो सीकर यानी कि जो ये साधक है, जो ये प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो फाइनली अनुभव करता है प्रोफाउंड पीस, एक एक अस्थिर शांत स्थिर मन, विजडम, एक अलग इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, विजडम हम कह सकते हैं। वही हम योग में सीखते हैं कि सही गलत की पहचान करना, हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारी बातों के लिए आज का हमारा पूरा ये जर्नी होगा जिसको हम समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि देखिए ये जो सारे सूत्र है ना, वो कभी कभी बहुत हमें चैलेंजिंग लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सिंपल वे से हम समझें ताकि आप कंसेप्ट समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि योग, अभी मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले आप में से ऐसे कौन है जो एकेडमिकली पास होना चाहता है, और कौन है जो लाइफ में पास होना चाहता है, दोनों फर्क है, क्योंकि योग शास्त्र में से दोनों मिलने वाला है। तो अगर प्राइमरी फोकस आपका क्या होगा, एकेडमिकली पास होना और लाइफ में पास होना, और इज अ प्राइमरी फोकस, यस अभिजीत जी। तो अभिजीत जी, आई मस्ट अप्रिशिएट आपका स्माइल से मैं रिलैक्स हो गया, सो थैंक यू फॉर कीप, इसी तरह से कीप स्माइलिंग। राइट किशोर जी, लाइफ में पास होना। एब्सोल्युटली। तो ये मंत्र जो है ना, आपकी योग जर्नी आपके पूरे जीवन में कभी नहीं भूलना। हम डाइवर्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता। एग्जाम्स तो हम देंगे ही, उसमें भी पास होंगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, लेकिन वहीं उलझ के नहीं रह जाना है, बिकॉज सही मकसद ये है कि हम लाइफ के एग्जाम में पास हो। इसलिए हम ये सब समझ रहे हैं, और आज भी ये 10 सूत्र उसी दृष्टिकोण से समझेंगे। तो एग्जाम में तो क्यों नहीं पास होंगे, एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि लिखना क्या, बिकॉज नाउ यू आर क्लियर। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। तो अब ये टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने के पहले एक ही लाइन में आप में से कोई समझना चाहता है क्या कि आज हम क्या समझने वाले हैं, जस्ट इन वन लाइन बताइए, कौन समझना चाहता है? एक ही लाइन में पहले हम समझेंगे बेसिक आइडिया, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो 10 सूत्र इतने चैलेंजिंग को एक लाइन में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। तो आपको आसान हो जाएगा 10 ही सूत्रों को समझना। आप सबके घर पे फैन है ना? फैन चलता है, देखो फास्ट चलता है, 5 की स्पीड पे चलता है। तो धीरे धीरे से उसको जब स्लो डाउन करना होता है तो हम 4 पे लाते हैं, तो क्या होता है, वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। फिर 3 पे लाते हैं और स्लो होता है। फिर 2 पे लाते हैं और स्लो हो गया। 1 पे लाया और स्लो हो गया। अभी आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद वो रुक जाता है क्या? फिर वो धीरे 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 घूमते रहता है और फिर आस्ते से जाके वो रुक जाता है, बराबर, राइट। यही ये जर्नी है। मन को हम क्या कर रहे हैं, योगिक प्रैक्टिस से धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहे हैं। धीरे धीरे स्लो डाउन करते करते जब वो रुक गया, दैट इज समाधि। और इन बिटवीन जो प्रोसेस था, जब ये फास्ट घूम रहा था, ये हमारा नॉर्मल जीवन, बहुत विचार चल रहे, बहुत फास्ट सब कुछ चल रहा है। तो धीरे धीरे से योग सीखा, अपनाते गए, तो विचार, अस्वस्थताएं, विचलितताएं कम होते होते, स्पीड स्लो होते होते फाइनली कहाँ आ गया, स्थिर। कंसेप्ट ध्यान में आया आपको? बस इसी को हम अभी क्या करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंगली समझेंगे, राइट। सो हायर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन इन पतंजल योग सूत्रास, अ जर्नी फ्रॉम सवितर्क समाधि टू निर्बीज समाधि। तो हमारा जर्नी क्या है आज, सवितर्क समाधि से लेकर निर्बीज समाधि तक का सफर कैसे होता है, ये हम समझेंगे। अच्छा, धारणा और ध्यान पता है आपको, अष्टांग योग में सीखा है हमने, धारणा और ध्यान। याद है किसी को धारणा और ध्यान? धारणा क्या होता है, किसी एक विशेष वस्तु पे अपने आप के ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान। और धारणा, नॉर्मल लोग उससे ध्यान समझते हैं, जो जिन्होंने योगिक कोर्सेज नहीं किए होते। एक ही चीज पे आप फोकस करेंगे तो उनको लगता है वो में ध्यान है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली योग पढ़ेंगे तो वो दैट इज धारणा, यानी कि अ बिगिनिंग स्टेज ऑफ ध्यान। धीरे धीरे से इंटरनल वो प्रोग्रेस होता है इंसान, और वो जो धारणा फोकस कर रहा होता है, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान होने लगता है। तो वो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं ध्यान। यानी कि जो करना पड़ा वो धारणा, और जो होने लगा वो ध्यान, राइट। फिर वो ध्यान को भी और फाइन करते करते हम सवितर के समाधि की तरफ जाते हैं, और वो फाइन होते होते निर्बीज समाधि, दैट इज द, यानी कि जो धारणा से जर्नी शुरू हुई है, वो फाइन ट्यून होते 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 वो निर्बीज समाधि तक जा रही है। क्लियर, राइट। और इससे क्या होता है, यानी कि समाधि जो है, देखो नॉर्मली हम समाधि कहेंगे तो हमें वो सीरियल्स मूवीज बहुत बार याद आते हैं कि ऋषि मुनि समाधि में है ना। तो ये उसको थोड़ा सा साइड में रख के समझेंगे हम, बिकॉज समाधि इज अ लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर मर्जिंग इनटू ओशन। समाधि है हमारे मन की ऐसी अवस्था जो ओशन, यानी कि नेचर या ओवरऑल कॉन्शियसनेस से वो एक हो जाता है। जैसे कि एक ड्रॉप डज नॉट डिसअपियर, यानी कि जब वो समुद्र से वो एक बूंद मिलती है तो डिसअपियर नहीं होता है, बट बिकम्स वन विथ दैट वास्टनेस। तो उसी तरह का ये एक प्रोसेस है जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे, राइट। अब इसमें ये जब मर्जिंग, ये जो अवस्था आती है ना, तो वो स्टार्ट होती है टेम्पररी और परमानेंट, ये दो प्रकार के समाधि है। सो जो टेम्पररी स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ क्षण के लिए हम उस अनुभव को जब करते हैं, तो उसे कहते हैं सबीज समाधि, क्योंकि अंदर बाकी चीजें तो है ही ना। धीरे धीरे से जब वो प्यूरिफाइड होता है, समाधि इन और सटलर लेवल पे जाता है, जहां पे और कुछ चीजें सूक्ष्म हो जाती है, राइट, तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है निर्बीज समाधि। उसे सीडलेस स्टेट भी कहा जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सबको एक ग्रुप पे फोटो आया होगा ना, देखा किसी ने व्हाट्सएप के? हाँ, वो रखिएगा, लास्ट में एकदम से वो क्लियर हो जाएगी उससे बातें, जितनी भी हम बात समझे रहेंगे उसमें से कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा, इसके लिए वो आपको भेज कर रखा है। तो अभी हम यहां से आगे कर बढ़ते हैं। पहला सूत्र है 1.41 का, क्षीण वृत्ति। क्षीण वृत्ति आपने देखा होगा। अब उनके मीनिंग्स को हम पहला फोकस करते हैं। उस 41 नंबर सूत्र का जो मीनिंग है, माइंड बिकम्स लाइक अ क्लियर मिरर। यानी कि हमने शुरुआत जो की, अथ योगानुशासनम, अनुशासन में आ गए। फिर हमने क्या किया,
चित्त की वृत्तियों का निरोध किया। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद क्या हुआ, तो तदा दृष्टोवस्थानम, इस स्टेज में आ गए। बाकी के सारे प्रोसेस करते करते क्या हो गया, माइंड बिकम्स, और फिर ये जो 41 तक आ गए तो वहां पे हमारा स्टेट क्या होता है माइंड का, लाइक क्लियर लाइक अ मिरर, बहुत क्लियर हो जाता है, एक आईने की तरह स्पष्ट हो जाती है बहुत सारी बातें। ये फॉलो करते करते हम आए तो व्हेन द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड बिकम्स वीकेंड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे मन की जो विचलितताएं हैं वो वीक हो जाती है, यानी कि वो इतनी नहीं होती कि हम पे हावी हो जाए। यानी कि ये सारा अभ्यास ने क्या किया, हमारी विचलितताओं को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, अब वो हावी नहीं हो रही है। द माइंड बिकम्स प्योर लाइक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, राइट। सो इट रिफ्लेक्ट्स थिंग्स क्लियरली। तो फिर जीवन में आपके जो भी घटता है वो बहुत स्पष्टता से हमें समझ में आता है, बहुत स्पष्टता से हम चीजों को देख सकते हैं। तो उसका स्वाभाविक फलस्वरूप क्या होगा, हमारे कंफ्यूजन्स कम हो जाते हैं। आजकल दिन भर हम डलाइमा में होते हैं, ये करूं ऐसा करूं, ये करूं नहीं करूं, क्या करूं, ये नहीं रहते, बिकॉज माइंड अब क्लियर है क्या करना है और हम कर रहे हैं। फियर नहीं रहता है खामखा का, इनसिक्योरिटीज, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, वैसे कर लिया तो क्या होगा। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, आपका मार्ग चलेगा, उस पर कोई विघ्न, उस पर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि उस माइंड की अवस्था वो हो चुकी है तब तक। तो दैट रिफ्लेक्ट्स नोअर, द प्रोसेस ऑफ नोइंग एन ऑब्जेक्ट नोन। सो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो सूत्र नंबर 41 है, दिस स्टेट इज कॉल्ड समापत्ति, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ध्यान में आया आपको। अगर एक उदाहरण से समझेंगे हम, तो एक बहुत गड़ूल सा ऐसा होता है ना, कैसा एक तालाब है, पॉन्ड है, जो बहुत मट्टी मट्टी वाला दिख रहा है, तो उसमें हम अपना चेहरा देखने चाहेंगे तो भी नहीं दिखेगा। तो वैसा ही मन जब ऐसा गड़ूल हो जाता है, सब पूरा विचार विचार अस्वस्थ हो जाता है, तो क्लियरिटी से हमें कुछ दिखता ही नहीं है जीवन में। बट वेन द वाटर बिकम स्टिल, पर अगर उसको स्थिर होने देते तो धीरे धीरे से वो सारा कचरा शांत होकर नीचे बैठता है, पानी क्लियर हो जाता है, फिर हमें उस स्पष्टता से दिखता है। तो यानी क्या हो गया, मन की स्थिरता ही स्पष्टता का मूल कारण है। स्थिर होगा तो ही स्पष्ट होगा, स्पष्ट होगा तो ही जीवन में हमारा उद्धार होगा, फिर हम स्पिरिचुअल कहें या नॉर्मल जीवन में जिए। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेस माइंड कैन नॉट प्रॉपरली, तो स्ट्रेस माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर हम तनाव में हैं, यानी कि वो पूरा तालाब बिखरा हुआ है, तो वो हमें स्थिति क्लियर समझ में ही नहीं आती, तो सही निर्णय ही नहीं होता है। और उसी जगह पे हमने उसको स्थिर कर दिया, अब तनाव नहीं है, माइंड काम डाउन है, तो पानी के जैसा स्पष्ट है, हमें पता है हमें क्या करना है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन एंड नो रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर इसको हम समझेंगे तो क्या है, डिस्टर्ब्ड माइंड कंफ्यूजन, काम माइंड राइट डिसीजंस। तो ये ओवरऑल पहला सूत्र का एक सार है। ठीक है। अब अगर हम दूसरा देखेंगे 42, तत्र शब्दार्थ जिसकी शुरुआत है, उसका अर्थ है मेडिटेशन विथ थॉट्स एनालाइजेशन, यानी कि एक ऐसी अवस्था मेडिटेशन की जहां पे एनालाइजेशन और थॉट्स आर देयर। व्हेन मेडिटेशन इज मिक्स्ड विथ वर्ड्स, मीनिंग एंड conceptual knowledge, it is called सवितर्क संपत्ति। मतलब हम ध्यान तो कर रहे हैं और सारी चीजें फॉलो भी हो रही है, काम डाउन भी, लेकिन अभी भी अंदर हमारे कुछ कंसेप्ट है, शब्द है, उसके अर्थ है, ये सब है। फिर भी हम एक ध्यान का अनुभव कर रहे हैं जीवन में, उसका एक स्थिरता भी अनुभव कर रहे हैं, पर फिर भी मन में ये है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेडिटेशन यानी ये है, इसका ये है, ये सारी चीजें चल रही है। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, ये प्योर नहीं है अभी भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल से तो कई गुना बेहतर है, तो इसको हम कहेंगे सवितर्क। ठीक है। सो एट फर्स्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन माइंड स्टिल थिंक्स, एनालाइज, रिमेंबर, कंपेयर द थिंग, पहले अच्छा हो रहा था, अभी अच्छा हो रहा है, कल हुआ आज नहीं हुआ, ये जब तक मन में है तो वो अभी क्या है, सवितर्क। जिस तरह से, और एक आसान उदाहरण समझेंगे, हम गाड़ी नया सीखते हैं तो पूरा ध्यान हमारा क्लच, गियर, ब्रेक इन पे ही होता है ना। शुरू शुरू में पूरा ध्यान वहीं लगाना पड़ता है, तब वो गाड़ी ठीक से चलती है। पर धीरे धीरे जब उसमें हमारा एक्सपर्टीज हो जाता है, वो अपने आप चलता है, स्मूथ हो जाता है ना। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए इजी होंगे और हम उसको इंप्लीमेंट भी लाइफ में कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो उस अवस्था में हमारे विचार आते भी है और जाते भी है, चलते रहते हैं, भले स्लो चलेंगे, कम चलेंगे, मेमोरीज भी होते हैं, स्मृतियां होती है,
और एनालिसिस जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है, दिस इज नेचुरल। तो यहाँ वो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वो नेचुरल है, वो शुरुआत है। कभी कभी ये नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है, हमें लगता है अरे मैं इतना दिन से ध्यान करता हूँ फिर भी ये चल रहा है वो चल रहा है, तो हम डिसअपॉइंट होते हैं या कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो इतना स्पष्टता से बता रहे हैं कि बिगिनिंग में ये सब अनुभव होंगे, क्योंकि अंदर ये चीजें हैं अभी भी, तो वो आती जाती रहेगी। सो डोंट वरी, कीप कंटिन्यू, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं वो बेहतर है, बराबर। तो 43 नंबर सूत्र का क्या है, स्मृति परिशुद्धो, जिसकी स्टार्टिंग बिगिनिंग है। अब उसी तरह से हम कंसिस्टेंट रहते हैं, उस जर्नी को आगे लेके जाते हैं, तो तीसरा वो कहते स्टेज आता है। देखो कितना सुंदर उन्होंने सूत्रबद्ध रचना किया है कि वो जानते हैं कि इस अभ्यास से हम क्या अनुभव करेंगे और उस अनुभव का हमें आगे क्या करना है, कैसे उस जर्नी को आगे लेके जाना है। इससे अच्छी गुरु शिष्य परंपरा क्या हो सकती है, कि गुरु को पता है शिष्य अगर ये अभ्यास करता है कितने समय के बाद उसको क्या अनुभव होगा और उसको उस वक्त किस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वो बता रहे हैं, है ना। सो 43 का जो सूत्र है उसमें प्योर ऑब्जर्वेशन विदाउट मेंटल नॉइज, यहाँ पे थोड़ा सा स्मृति हमने कहा परिशुद्धो, वो और प्योर स्टेट हो जाता है। स्मृति यानी कि मेमोरीज, और धीरे धीरे से जो मेमोरीज है उससे जुड़े जो इंप्रेशंस है वो प्यूरिफाइड हो जाते हैं, राइट। हैंसफोर्थ मेंटल एसोसिएशन जो है वो धीरे धीरे से कम होता है, यानी कि धीरे धीरे से मन और स्थिरता की तरफ जाता है। तो जब ये अनुभव हम करने लगते हैं, ये चेंज हमारा, ये प्रगति जब होता है, तो ऐसे ये कहेंगे हम धीरे धीरे से हम निर्वितर्क संपत्ति की तरफ जा रहे हैं, दैट इज निर्वितर्क स्टेज, राइट। सो एज मेडिटेशन डीपेंस, जैसे जैसे मेडिटेशन का अनुभव गहरा होते जाता है तो अननेसेसरी थॉट, अनावश्यक विचार कम होने लगते हैं, और ओनली प्योर एक्सपीरियंस, जो प्योर अनुभूतियां हैं वही रहती है। तो दैट इज व्हाट निर्वितर्क संपत्ति का एक, ऐसे हम आगे उसका शुरुआत समझ सकते हैं। तो द साइलेंट ऑब्जर्वेशन इज क्लोजर टू दिस स्टेट। अंदर साइलेंट ऑब्जर्वेशन है कि वो पुरुष है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है सभी के अंदर। तो यू स्टॉप टॉकिंग इंटरनली, धीरे धीरे से अंदरूनी हमारी जो दिन भर चालू रहता है ना बात करना, अभी आप सुन भी रहे थे, अभी भी मन में बातें चलती है, वो कम होने लगती है, यानी कि हम एक्चुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। माइंड बिकम्स मोर क्वाइटर, मन और शांत होने लगता है, लाइट होता है। जैसे मन क्वाइट होता है शांत, और वो लाइट हो जाता है, ऐसे कि बहुत सारे बोझे उतर गए, इसलिए उसका एनर्जी भी बढ़ जाता है। दैट इज इक्वली एज एन स्ट्रेंथनिंग द माइंड। फिर इसी जर्नी को वो आगे कहते हैं कि अब यहां तक पहुंच गए तो नेक्स्ट क्या है, तो 44 नंबर का सूत्र है जहां पे वो बता रहे हैं सविचार निर्विचार के बारे में उन्होंने कहा है, सूक्ष्म विषया, ऐसे वो पूरा 44 नंबर का सूत्र है जहां पे मेडिटेशन ऑन ग्रॉस एंड सटल थिंग्स, इन द सेम वे मेडिटेशन विद रिफ्लेक्शन, सविचार एंड विदाउट रिफ्लेक्शन निर्विचार, अपॉन सटल ऑब्जेक्ट जो है वो उन्होंने वहां पे डिस्कस की है बेसिकली। उसको अगर हम थोड़ा सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे तो मेडिटेशन कैन हैपन ऑन फिजिकल थिंग्स और सटलर इनर थिंग्स। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि मेडिटेशन जो है फिजिकल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स में क्या आ गया, आपने सामने मोमबत्ती रखा, उसका फ्लेम पे आप ध्यान कर रहे हैं तो वो क्या हो गया फिजिकल। श्वसन पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो फिजिकल, मंत्र पे आप कर रहे हैं फिजिकल। सटल क्या हुआ, आप आंखें बंद करके बैठे अंदर की शांत भाव को अनुभव कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल सटल फोकस। दूसरा क्या है, आपके अंदर एक अवेयरनेस है, आपके इमोशंस को आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस बदलते रहते हैं, एक ही नहीं होते, हर 5 मिनट में इमोशंस चेंज होते हैं, इसीलिए डिसीजंस भी बदलते रहते हैं। तो वो बदलते हुए इमोशंस का अनुभव करना भी एक क्या है, सटल फोकस है। इनर साइलेंस, अंदर की अपनी शांति का अनुभव, अंदर की सारी संवेदना का अनुभव, सो दैट इज व्हाट निर्विचार, सटल ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ध्यान में आया। तो ये जर्नी क्या है हमारा, दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल फोकस टू इनर अवेयरनेस। हम शुरुआत तो बाहरी फिजिकल से करते हैं, लेकिन ये क्यों उन्होंने बताया होगा आप सोचिए, कि हम बाहर ही नहीं रुक जाएं। भाई मंदिर में आए हैं ना, उसके प्रांगण में आ गए हैं, सीढ़ियां चढ़ गए हैं, अंदर भी चलना है दर्शन करने, के बाहर ही रुक जाना है ना। तो वैसे ही वो कहते हैं कि आप ध्यान के फिजिकल स्टेट में आए, लेकिन इंटरनल
भी हमें चलना है, ताकि आगे उसका हम इंटरनल फोकस को जो है वो इनर अवेयरनेस तक और फाइनली उसको और डीपर लेवल तक लेके जाए। फिर उसी को वो आगे बढ़ाते हुए सूत्र नंबर 45 पहले ही चैप्टर का, जहां पे सूक्ष्म विषय से वो इस की शुरुआत है, 45 नंबर सूत्र है, उसका अर्थ है गोइंग डीपर इनटू रूट कॉज। अपने आप मन जो क्या करता है, एक देखो ये हम करते नहीं है, ये होते हो रहा है, ये एक जर्नी शुरू कर दिया हमने, जो अंदर ही अंदर हमें अभी ग्रो, ये इंटरनल ग्रोथ की शुरुआत हो गई है। तो वो ग्रो होते होते हम रूट कॉजेस तक पहुंच जा रहे हैं, बराबर। यानी कि जो पहले उन्होंने कहा कि बाहर रुक नहीं जाना, इंटरनल पे आकर, इंटरनल आने से क्या होगा, हमारा जर्नी और डीपर होगा। सटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन अल्टीमेटली इस तरफ हमें वो आगे लेके जाते हैं। तो डीप मेडिटेशन ग्रेजुअली रीचेस टू द रूट सोर्स बिहाइंड थॉट्स एंड इमोशन। ये सारे विचार इमोशन के पीछे जड़ तक हम जैसे कि पहुंचने लगते हैं, ऐसी मन की अवस्था डेवलप होते जाती है। देखो कितना ब्यूटीफुल जर्नी है ये, जो नॉर्मल ध्यान के आगे का जर्नी है सारा ये, है ना। अब एक उदाहरण से अगर इसको समझेंगे हम, अ पर्सन गेट्स एंग्री, मान लो किसी किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, राइट। तो अब उस सरफेस लेवल पे हमें क्या दिखता है पता है, अरे वो इसने कैसे बात किया मुझसे, इसके लिए मुझे गुस्सा आया, कितना रूडली बिहेव किया, तो मुझे गुस्सा आएगा ही। तो सरफेस रीजन क्या दिखा हमने, हमसे किसी ने रूडली बात किया, गॉट इट। अब देखो ये नॉलेज कहां लाइफ में काम लाना है, ये हम समझ रहे हैं कि ये सरफेस लेवल का हमें जो अपने तकलीफ का कारण दिखता है, उसका रूट्स में जाना है। तो रूट्स क्या हो सकते हैं, डीप रूट हो सकता है हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी हो, रूट हो सकता है हमारे अंदर का फियर हो, उसका जड़ हो सकता है कि पास्ट में मैं कहीं हर्ट हुआ हूं, या पास्ट में मेरा कोई ऐसा अनुभव रहा है जिस वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं। आपको ध्यान में आ रहा है, हम सुपर एक्सटर्नल और डीपर इंटरनल दोनों बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें यहां तक वो पहुंचाता है ये सारा प्रोसेस, जहां पे मेडिटेशन जो है वो एस्केप नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूं इसलिए भी मेडिटेट कर रहा हूं। तो वो तो मैं भाग नहीं रहा हूं मेरे परेशानियों से। मेडिटेशन का मतलब है हेल्प अंडरस्टैंड द रियल कॉज बिहाइंड द मिजरी, सही कारण तक पहुंचना। तो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन 1.41। 46 का जो सूत्र है उसमें क्या है बताया उन्होंने, ताएवा सभी जहां सॉरी, मेडिटेशन टिल हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑल दी स्टेट्स जो भी अभी हमने समझे ऑफ एब्जॉर्प्शन आर नोन एज सबीज, समाधि विद सीड इसको कहते हैं। यानी कि ये समाधि की अवस्था है, लेकिन अभी भी एक सीड उसके अंदर है, इंप्रेशंस रिमेनिंग है, क्योंकि हमारे सालों से, इवन हमारे डीएनए से जो इंप्रेशंस है अंदर, वो अभी भी है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, मतलब सबकॉन्शियस में बहुत कुछ संस्कार होते हैं, उसके आधार पर हम जीवन जी रहे हैं। यानी कि एक्चुअल लाइफ देखकर हम कुछ करते हैं ऐसा नहीं होता, इंप्रेशंस के आधार पर लाइफ जीना, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी एक सूक्ष्म उसका भाग अभी भी वहां होता है। एज लॉन्ग एज द माइंड इज फोकस्ड ऑन समथिंग, जब तक आपको ये दिख रहा है कि आपका माइंड किसी चीज पे फोकस कर रहा है, वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इट इज स्टिल इट इज स्टिल अ लोअर स्टेज ऑफ समाधि। समझ रहे हैं आप बात। यहां पे वो क्या बता रहे हैं कि जब तक हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर वो इंटरनल है, फिजिकल है या इंटरनल है, तब तक वो समाधि का स्टेज जो है वो अभी भी हायर नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। देखो कितना माइन्यूटली वो बता रहे हैं, नहीं तो किसी किसी को थोड़ा सा बैठते हैं, ऐसा कुछ व्हाइट व्हाइट दिखा, अरे हमको ध्यान प्राप्ति हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब क्या फील होता है और कैसे हमें आगे अपनी जर्नी को लेके जाना है। तो इसी तरह से अभी मान लो कि आप कोई डीप अच्छा एक म्यूजिक सुन रहे हैं, सो अटेंशन बिकम्स एब्जॉर्ब बट म्यूजिक इज स्टिल देयर। देखो अब ये इससे आप उदाहरण से समझ जाएंगे कि म्यूजिक चल रहा है, आप वो म्यूजिक में बहुत तल्लीन हो गए, एकदम मग्न हो गए, आपको भी कुछ नहीं है, लेकिन म्यूजिक तो है ना उधर जिसके आधार पे हो रहा है। तो वो बताने की कोशिश करे कि वो इंप्रेशन, यानी कि वो म्यूजिक का इंप्रेशन है, इसीलिए आप स्थिर है, वो हटा देंगे तो फिर स्थिर हो जाएंगे, मतलब वो आधार है। सो माइंड इज पीसफुल बट स्टिल कनेक्टेड टू समथिंग एक्सटर्नल।
और इंटरनल, पर अभी भी वो स्थिर होने के बावजूद भी एक्सटर्नल या इंटरनल किसी न किसी फैक्टर के साथ वो जुड़ा है, तो उसको वो और प्योरिटी की तरफ लेके जाना है। तो वो 47 वाले सूत्र में बताते हैं, निर्विचार से उनका वो शुरुआत है। तो अगर ये जर्नी इस तरह से कंटिन्यू होता है तो डीप इनर क्लियरिटी, धीरे धीरे से इस स्टेज के बाद आपको अंदर से एक क्लियरिटी का अनुभव आने लगता है, अपने आप चीजें स्पष्ट होते हुए दिखती है। दैट इज मास्टरी इन निर्विचार समाधि। तो ये वो स्टेज है जहां पे हमने एक मास्टरी कर लिया, और निर्विचार समाधि जो है ब्रिंग्स इनर क्लियरिटी। तो जब हमारे अंदर वो क्लियरिटी अनुभव हो तो वो स्टेज होता है निर्विचार समाधि, स्पिरिचुअल सेरेनिटी, जहां पे अभी कोई बहुत ज्यादा अस्टेबिलिटी भी नहीं है, बिल्कुल स्टेर और प्योर है। सो व्हेन मेडिटेशन बिकम्स वेरी डीप एंड प्योर, इनर पीस एंड क्लियरिटी नेचुरली अराइजेस। अपने आप वो अंदर से क्लियरिटी, पीस, सब अंदर से वो अराइज, डेवलप होने लगता है, राइट। सो माइंड फील फ्रेश, इमोशन सेटल हो जाते हैं, और हमारे जो प्रश्न है जिनके उत्तर हमें मिलते नहीं है, असमंजस चलते रहता है, वो स्पष्ट होता है, और हमें क्लियरिटी आ जाती है कि अभी क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो दिस क्लियरिटी इज नॉट फोर्स्ड। ये क्लियरिटी को लाना नहीं पड़ता है कि नहीं मुझे बैठ के करना है, नहीं, यानी कि अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। ये नेचुरली अपीयर होता है इन साइलेंस। So this is what they are explaining in last these 10 sutras. Okay. अब उसके बाद है त्रंबरा तत्र प्रज्ञा, 48 नंबर का जो सूत्र है, वहां पे ये बताते कि जब आप इस अवस्था में आ जाते, कौन सी अवस्था की, अब आपका माइंड फोर्सफुली नहीं, अपने आप नेचुरली साइलेंस और एक क्लियरिटी में है, तब वो कहते हैं 48 वाले सूत्र में, ट्रुथफुल विजडम अवेकन, वो ज्ञान की जो है वो उत्पत्ति होने लगती है वहां पे। इन दैट स्टेट द विजडम अटेंडेड इन फिल्ड विथ ट्रुथ, एक सही मायने में जो सत्य, एक सत्य कहते हैं ना कि एक जो आनंद हो या एक प्योरिटी हो, वो एक्चुअल वहां डेवलप होती है। A calm and pure mind begins to understand truth directly. इसका मतलब जीवन में हम क्या देखेंगे, तो सही निर्णय। सही निर्णय कैसे पता चलता है, कंफर्टेबली चीजें थोड़ा बहुत आगे पीछे चलती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि वो सोचने की आवश्यकता है कि सही है या नहीं डायरेक्शन, व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट इज राइट, व्हाट ट्रूली मैटर्स। बहुत बार हमें ये नहीं पता चलता कि लाइफ में हमारे मायने क्या चीज रखती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम तो पास करना ही करना है, लेकिन ज्यादा मायने क्या रखता है कि ये चीजें मैं समझ के अपने जीवन को बेहतर बनाऊं। पर अगर ये हमें यही नहीं क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, बहुत स्कॉलर बन जाएंगे, लेकिन जीवन में तो वैसे ही परेशान, दुखी, हेट्रेड, कंपैरिजन वही चलता रहेगा, तो क्या यूज हुआ, है ना। सो इसलिए वो कहते हैं कि 48 का जो स्टेट ऑफ माइंड है सूत्र में, वो बताते कि इस तरह का वो क्लियरिटी आता है कि उसमें व्हाट इज राइट, व्हाट इज हार्मफुल, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नॉट बिकम्स समवन टोल्ड यू, ये वो नहीं है कि जो आपको किसी ने बताया और आप फॉलो कर रहे हैं, बट बिकॉज यू डीपली फील्ड, अंदर से इसकी अनुभूति आ रही है, तो वो मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, ये सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, फिर वो नेचुरल फ्लो है। इनर विजडम बिकम्स स्ट्रॉन्ग देन कंफ्यूजन, आपका अंदरूनी विजडम आपके कंफ्यूजन से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कहां पे, 48 का जो सूत्र है, ये स्टेज जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, और 49 का जो सूत्र है, दैट इज व्हाट, वहां पे वो ये बता रहे हैं कि जब इस तरह का आप स्टेज पे आ जाते हैं, जहां पे सारी ये क्लियरिटी मैंने आपको कहा मिल जाती है, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन थ्योरी। तो जो भी सुना है उन सब से वो अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस विजडम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज गेन थ्रू स्क्रिप्चर और समवेयर एल्स, बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसका उदाहरण एक आपको मैं देता हूं, बहुत मुझे जो रिलेवेंट लगता है, आपको शायद कोई और उदाहरण भी रिलेवेंट लग सकता है। महर्षि पतंजलि की अगर हम बात करें, गौर करिए, इनका कहाँ पीएचडी और एमए हुआ, लेकिन उनके बाद पे हम पीएचडी एमए कर रहे हैं कि नहीं। उनको वो डायरेक्ट अनुभूति हुई कि ये सत्य है,
सो दैट इज समथिंग, अंदर से वो अवेकन होता है जब हम इस तरह की जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट? सो रियल एक्सपीरियंस गिव्स डीपर अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे व्यक्ति को जिसको अनुभव हो जाता है, अभी महर्षि पतंजलि को आप चाहे जो प्रश्न पूछें आपको वो बराबर से रिप्लाई करेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े, बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, इसीलिए कि उनके अंदर से होती है बहुत सारी चीजें उनकी स्पष्ट हो गई। उनके मन की अवस्था ऐसी है जहां अस्पष्टता है ही नहीं, राइट? 49th का जो सूत्र है दैट इज रीडिंग अबाउट, मतलब अभी हम वही समझ रहे हैं बेसिकली। तो जैसे कि हम इसको हम और भी अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि रीडिंग अबाउट आप भी स्विमिंग, स्विमिंग के लिए पढ़ते रहना और एक्चुअली स्विम करने में फर्क होता है। तो यही होता है कि पढ़कर कोई नॉलेज हमने खाली लेना और एक्चुअल उसको अनुभव करना, ये दोनों में फर्क है। तो रीडिंग अबाउट पीस, हमने बहुत कुछ पढ़ा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, तो क्या उससे पीस ऑफ माइंड मिला? नहीं। पीस ऑफ माइंड अनुभव करना और पीस ऑफ माइंड पढ़ना, ये दोनों अलग है, राइट? इसीलिए कहते हैं कि योगा मस्ट बी प्रैक्टिस, नॉट ओनली स्टडीड। तो ये उनका मेन अर्थ था कि आपको डायरेक्ट अनुभव होता है इस अवस्था में। फिर सूत्र नंबर 50 तो इस अवस्था में यहां तक आने के बाद व्हाट इज द स्टेट? पॉजिटिव। अच्छा देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। 50वें सूत्र में वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां पे मुझे तो लगता है मिराकल जैसा है। देखिए, वहां पे पॉजिटिव इंप्रेशन रिप्लेस नेगेटिव वंस। हमारे अंदर की जितनी भी बची कुची नकारात्मकता जो है वो परिवर्तित हो जाती है पॉजिटिविटी में, अंदर से। द इंप्रेशंस born from this higher wisdom suppresses suppresses other ordinary mental impressions. So good mental habits, अच्छा परिवर्तन खुद के विचारों में, विचारों का परिवर्तन यानी कि जीवन का परिवर्तन, क्रिएटेड थ्रू मेडिटेशन स्लोली वीकन्स नेगेटिव हैबिट्स। तो धीरे धीरे से यहाँ पे अंदर से जो हम कहते हैं ना कि हमको अच्छा तो सब पता है पर होता नहीं है, बुरा भी सब पता है लेकिन कभी कभी वो छूटता नहीं, तो ये नहीं होता। वो वहां पे इस अवस्था में वो रिप्लेस होने लगता है, यानी कि अंदर एक्चुअली बदलाव आने लगता है, राइट? जैसे कि अभी इसको भी अगर हम एक उदाहरण से समझेंगे, इफ समवन प्रैक्टिसेस काम ब्रीदिंग डेली, अगर आप कोई श्वसन का अभ्यास रोज करते हैं, राइट, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे से गुस्सा कम हो रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है, तो ओल्ड रिएक्शन स्लोली चेंज होने लगते हैं, आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं हम रिएक्शन के अगेंस्ट, मतलब रिएक्ट ना होते हुए रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो हेल्दी रिपीटेटेड एक्शंस क्रिएट हेल्दी माइंड पैटर्न्स। तो हमारा अंदर से सबकॉन्शियस माइंड भी चेंज होता है, पूरे अंदर से वो चीजें का परिवर्तन होता है। तो लास्ट सूत्र हम यहाँ पे समझेंगे, दैट इज 51, जहां पे फाइनली वो ये बता रहे हैं कंप्लीट इनर साइलेंस, पूरी तरह से स्थिरता। जो तीसरा सूत्र हमने समझा, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, तो वो निरोधा के बाद जो इनर स्टिलनेस, इनर साइलेंस, व्हेन इवन दीस इंप्रेशन आर कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड, ऑल मेंटल मॉडिफिकेशंस यानी कि मन की विचलितताएं लीडिंग टू निर्बीज समाधि, और यानी कि वो सीडलेस उसको कहा जाता है, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फाइनली इवन सटल मेंटल एक्टिविटीज, ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो भी स्टॉप हो जाती है एंड माइंड बिकम्स कंप्लीटली स्टिल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया, अभी आप वो स्टार्टिंग वाला उदाहरण समझिए कि धीरे धीरे से वो फैन को हमने क्या किया, स्लो करते करते रुक गया। नाउ दैट इज द फाइनल 51, कि जहां पे नो डिस्टर्बेंस, नो रेस्टलेसनेस, कंप्लीट इनर स्टिलनेस। अब क्विकली आपके व्हाट्सएप पे जो फोटो है उसको ओपन करिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ओपन हो गया? तो मुझे क्विकली आप थंब शो करिए ताकि मुझे पता चले कि आपके स्क्रीनशॉट ओपन हो गया। ये बड़ा ध्यान से समझिए तो आपके बहुत अच्छी स्पष्टता आ जाएगी, बहुत क्लियरिटी आ जाएगा आपको। हो गया? ओपन हो गया?
यस अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सबका मिला? किशोर जी? यस, थैंक यू किशोर जी। ओके, अब देखिए, हम ये धारणा से शुरू करते हैं एग्जाम्पल समझना। ये चार्ट दिख रहा है आपको, ऑर्डिनरी थिंकिंग दिख रहा है। ऑर्डिनरी थिंकिंग के आगे देखो ASDER, मुझे क्विकली आप शम भी ठोकर शो करते जाइए ताकि हम आगे बढ़ेंगे, राइट? आप कैमरा ऑन करके भी हम शो कर सकते हैं। तो ये दिख रहा है आपको ASDERTOHKLNY, राइट? अब इसी में किसी में भी तालमेल है क्या अल्फाबेटिकली? नहीं है ना, बराबर? कभी बीच में ए है, बीच में एस है, बीच में डी है, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनरी थिंकिंग। अभी आप 10 मिनट शांति से बैठेंगे ना, अनगिनत विचार आएंगे, लेकिन लगभग जिसको मंकी माइंड कहते हैं, बीच में चाचा का विचार, मामा का विचार, दुकान का विचार, ऑफिस का विचार, रिलेटिव का विचार, फ्रेंड का विचार, ऐसे चलता है, कुछ तालमेल नहीं। यस और नो है? हाँ है तो आप यू कैन शो मी द थंब, राइट? तो ये हमारा ऑर्डिनरी थिंकिंग है। यहाँ पे सारी समस्याएं हैं, उलझने हैं, कंफ्यूजन है। अब हमने योग सीखा तो हम क्या करेंगे? खाली सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, एग्जाम देंगे, कि इसको अभ्यास करेंगे? अभ्यास करने वाले थंब दिखाइए, चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे धीरे से नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, जहां पे लिखा है इंटरप्टेड धारणा, दिख रहा है? वहां पे मुझे एक चीज कॉमन क्या है वो बताइए, जो थोड़ा सा अलाइंड हुआ है। ये एब्सोल्युटली। अभी क्या हो गया, थोड़ा सा विचारों में क्या आ गया, अलाइनमेंट आ गया, A3, A2, A4, है ना? फिर बीच में D1 आ गया, फिर से A1, A7, A3, बराबर? पर आपने क्या किया, अभी सब ब्राइट स्टूडेंट है एकदम, एग्जाम तो अच्छे दिए ही एकदम, पर हम जीवन में भी अपना रहे हैं उसको, तो धीरे धीरे से आपकी प्रगति हो रही है ये अभ्यास करते करते। तो थर्ड लेवल कौन सा आ गया? वो इंटरप्टेड धारणा था, अब क्या आ गया, परफेक्ट धारणा। तो परफेक्ट धारणा में क्या सेम हो गया? ये हाँ, यानी कि अभी ए जो बीच बीच में गायब हो रहा था वो अभी पूरा, यानी कि धीरे धीरे हमारे विचार क्या हो रहे हैं, स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, थोड़ी सी फिर एकाग्रता हो बढ़ रही है। और एकाग्रता बढ़ रही है, स्थिरता आ रही है, यानी कि जीवन में क्लियरिटी और समाधान बढ़ता है, असमाधान कम होता है, परेशानी कम हो रही है। अब उसके बाद जैसे हमने इतना सीखा, हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। रखेंगे कि नहीं जारी, कि इधर ही रुकेंगे? रखेंगे। यस, अगर जारी रखा तो क्या होगा, धीरे धीरे से हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। पर इमीडिएटली वो ध्यान परफेक्ट तो नहीं होगा, तो इंटरप्टेड ध्यान होगा, बीच में ध्यान लगेगा फिर नहीं लगेगा। तो अब देखो क्या कॉमन हो गया वहां पे, A5, A5 A5, A5 A5। हाँ, यानी कि थोड़ा सा पॉलिश हो गया अभी हम, अभी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ गई। पर हमने भी एकदम अभी योगी है, अभ्यास करते रहेंगे। तो कहाँ पहुंच गए हम, अभ्यास करते करते परफेक्ट ध्यान है। तो क्या हो गया देखो, A5, 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 राइट? फिर यस। धीरे धीरे से हमने कहा भाई अभी ध्यान पे भी नहीं रुकना है, अब इतना सीखा है, इतना अभ्यास है, बढ़ते रहेंगे, जीवन को बदलना ही है, अपनी भी औरों के भी। तो वही अभ्यास क्या करें अभी, मुझे नेक्स्ट बताइए, इंटरप्ट समाधि में क्या फर्क हो गया? पूरा A5। वो तो उस ध्यान, परफेक्ट ध्यान में भी था। हम्म, हम्म। अभी ढूंढिए, अभी देख, अभी पता चले आपका कंसंट्रेशन लेवल। नीचे लाइन है A5 ये। यस, और ये लाइन कहां से गायब होना शुरू हुआ? तीसरे न, पहले में था। परफेक्ट पहले ध्यान में से था, देखो एक दूसरे लाइन में गायब गया। हो गया। हम्म। हाँ, इनपरफेक्ट समाधि में ज्यादा लाइन गुम हुआ। ये लाइन क्या है पता है? ये आईनेस कम हो जाता है, मैं, मेरा, मुझे, ये चीज कम होने लगती है कभी जब हम ध्यान को भी पार करके आगे जाते हैं। ध्यान में थोड़ा सा वो सूक्ष्म होने लगता है आईनेस, पर और जब आगे जाते हैं तो आईनेस, मैं, मेरा, ये और यही तो है ना कारण, वो कम होने लगता है। फिर जैसे ही हमने समाधि को भी आगे कंटिन्यू रखा जर्नी, फिर क्या चेंज हो गया है? पूरा लाइन गायब है। हाँ, यानी कि अब जो मैं था, मैं ध्यान करता हूं, मैं योग अभ्यास करता हूं, है ना, मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, अभी मैं ही नहीं है, बस ध्यान है। तो ऐसे पूरा ये जर्नी है, तो इसलिए नीचे वहां पे दिया है जो अंडरलाइन लेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ एंड आई।
तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरे सूत्रास हमने समझे फर्स्ट चैप्टर के पतंजलि योग सूत्रास के, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है द इनर जर्नी। इसका सीकर जो सही मायने में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, फ्रॉम डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्टेड माइंड। जर्नी कहां से शुरू हुई बेचारे की? डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड माइंड से शुरुआत हुई, और कंप्लीट स्टिलनेस तक का ये जर्नी, जिसमें क्लियरिटी, हायर अवेयरनेस तक का ये जर्नी पूरे 51 सूत्रों में है। These sutras are not only philosophical teachings, ये सिर्फ philosophical teaching नहीं है, they are practical guidance। प्रैक्टिकली हम उससे गाइड होकर जीवन जी सकते हैं फॉर डेली लाइफ। इन टुडेज अगर हम देखेंगे फील्ड विद स्ट्रेस वाला जो लाइफ चल रहा है, कितने डिस्ट्रैक्शन है। मैं देखता हूं आजकल लेक्चर्स भी अटेंड करते करते 4 चीजें बीच में आती होगी आपके, आप सुनना चाहते फिर भी नहीं सुन सकते। डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल प्रेशर, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट मेंटल एक्टिविटी। तो द टीचिंग्स ऑफ महर्षि पतंजलि बिकम्स मोर रिलेवेंट। नहीं लगता आपको कि आज से ज्यादा कब जरूरत है इनकी? अभी तो है, इतनी समाज में विचलितताएं चल रही है, तो मन तो स्थिरता तो आवश्यक है। सो दे रिमाइंड अस दैट पीस इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट विद इन अ प्यूरिफाइड बैलेंस्ड माइंड। तो ये पीस बाहर नहीं, अंदर पहले माइंड को स्थिरता से शुरुआत होती है। एज द माइंड बिकम्स काम, जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, रेगुलर प्रैक्टिस। कौन से रेगुलर प्रैक्टिस आप सबने सीखा होगा, पढ़ा होगा? स्वाध्याय, सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, राइट लिविंग, यम नियम पढ़े हैं आपने, राइट? क्या है उसमें? राइट लिविंग है ना, अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इन सबको फॉलो करना यानी कि राइट लिविंग। अवेयरनेस, क्लियरिटी नेचुरली अराइजेस। सो रिएक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डीपर हो जाता है, इमोशंस बिकम बैलेंस्ड, एंड लाइफ का जो अनुभव है वो एक ग्रेटर विजडम और स्टेबिलिटी के साथ हम लाइफ जीने लगते हैं। तो जस्ट एज अ क्लीन मिरर, जैसे कि एक साफ सुथरा मिरर होता है, रिफ्लेक्ट क्लियर एंड स्टिल, है ना, वाटर रिवील्स द डेप्थ। अ प्यूरिफाइड माइंड रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ, पीस एंड ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। तो इसके लिए जब मन स्थिर होगा, जैसे कि क्लियर आईना है, पानी शांत है तो अंदर दिखता है, तो वैसे हमारा अंतर मन जो है वो क्लियरली हम देख पाएंगे, और दैट इज द रियलाइजेशन। सो ये पूरा जर्नी 41 से 51 का जो आज हमने समझा वो क्या था? कंफ्यूजन टू क्लियरिटी, रेस्टलेसनेस टू स्टिलनेस, नॉलेज टू विजडम, एंड फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। औरों पे डिपेंडेंसी होता है, आप अच्छा बात करिए मुझसे, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, तब मैं अच्छा लगेगा मुझे। ये डिपेंडेंसी से इनर फुलफिलमेंट तक का ये पूरा आज हमने बातें की। दिस सूत्रास इंस्पायर, ये सूत्र बहुत इंस्पायर करते हैं बेसिकली हर उस अभ्यासक को जो इस जर्नी को एक अपना अविभाज्य अंग बनाता है, इस योग के मार्ग पर पेशेंटली चलता है, तो अपने आप एक सिंसियरिटी रेगुलर प्रैक्टिस से उसको मिलती है। तो बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज नॉट मेरली फिजिकल फिटनेस। अब तक मैं मतलब मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि योग सिर्फ फिजिकल फिटनेस तो नहीं है, बट इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन का ये ज्ञान है, रियलाइजेशन ऑफ वंस ट्रू नेचर। सो आई होप यहाँ पे हम अभी रुक रहे हैं जहां पे हमने डिस्ट्रैक्टेड माइंड से फोकस तक, फोकस से साइलेंस तक, साइलेंस से क्लियरिटी तक, विजडम एंड डीप पीस तक की बातें आज हमने यहाँ पे की। तो आई होप कि 10 सूत्रों का एक सार जो है वो आपको आया होगा कि ये पूरी जर्नी क्या है 10 सूत्रों की, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव वे से पूरा आपने ये सेशन अटेंड किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ स्पष्टता बड़ी होगी, और आप कुछ व्यक्त करना चाहे तो कर सकते हैं। यस किशोर जी। किशोर जी। सर मैं अलग पूछना चाह रहा था। हम लोग हाँ ओमकार करते हैं, हाँ उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। ओमकार मतलब ठीक, कैसे कैसे करना है? ठीक है, उस पर वो भी ऐसा बात करते करके हैं। खाली ओम ठीक है, डायरेक्ट ठीक, ऐसा। गॉट इट, उस पर भी बात करते हैं। तब तक अभिजीत जी आप कुछ कह रहे हैं? अभिजीत जी, अभी आपने ऑन किया था शायद, अनम्यूट किया था ना? थैंक्स लॉट फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। Thank you, Abhijit ji, thank you. And really, I thank you all to attending this session so nicely. Okay,
सो किशोर जी, आपका जो प्रश्न था ओमकार पे, ओमकार एक बहुत गहरा टॉपिक है वैसे, और उसके अलग अलग तरीके से ओमकार बोला जाता है, उसके अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट, स्पिरिचुअल इफेक्ट होते हैं। तो अगर बेसिकली मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँ आपको, तो तीन तरीके से ओमकार बोला जाता है। एक में होता है अकार ज्यादा होता है, एक में उकार ज्यादा होता है, और एक में मकार ज्यादा होता है, तो उ और म, ये तीन को जोड़कर होता है, और ये तीनों के अलग अलग फायदे होते हैं, राइट। पर योग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर लोगों से करवाते हैं, वो तीसरा वाला करवाते हैं, जहां पे मकार ज्यादा होता है। 2 सेकंड उकार, 3 सेकंड, पहले 2 सेकंड अकार और 3 सेकंड उकार और 5 सेकंड मकार। 10 सेकंड तक एक ओमकार चले, और उसके बाद आप सांस लें, फिर से ओमकार बोलें। इस प्रैक्टिस से क्या होता है, आपके हार्मोनल बैलेंस, ओवरऑल हेल्थ, इन सब पे, और एक मन की स्थिरता, एक वाइब्रेशंस, ओवरऑल एक जो हमें अभी इमीडिएट एक जरूरत है हर एक की लाइफ में, वो उससे बहुत अच्छा आपको अनुभव मिलता है। सो इस तरह से आप अगर ओमकार प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा अनुभव रहेगा आपका। 2 सेकंड, 3 सेकंड मिलाकर कितने हो गए, 5 सेकंड, और अच्छा 5 सेकंड तक लास्ट का मकार। एक अभी हम वैसे भी सेशन उन्हीं 5 ओमकार से रुकेंगे, तो अभी हम सब ओमकार करते हैं इसी तरह से। हर ओमकार के बाद सांस लेना है। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन शांत। मन को निर्विचार रखते हुए पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे ओमकार ध्यान का अभ्यास। गहरी सांस लेनी है हर ओमकार के पहले। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल दें। और किशोर जी, अगर आप चाहेंगे आप सभी, तो मैं एक आपको लिंक भेजता हूँ ओमकार ध्यान के लिए, 15 मिनट का ही है, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वसन ध्यान का भी एक लिंक हम आपको चाहिए तो भेज देते हैं। ये रोज करिए,